हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की इस क्लास के अंदर ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब आज सेकंड लास्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट की। इसका मतलब कि आगे एक और क्लास रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अंदर एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सारे खत्म कर देंगे दो क्लास के अंदर जो बच गए। मैंने सारे फिलअप एमसीक्यू ट्रू फॉल्स लिख लिए हैं। ट्रू फॉल्स देखो, अगर आप ध्यान दो तो ट्रू फॉल्स मैं कंप्लीट करा चुका पूरे के पूरे पिछले ही फिलअप वाले सीरीज के अंदर। अब हमें क्या करना है, मेनली हमने 76 तक फिलअप कंप्लीट कर लिए थे और एमसीक्यू 196 तक गए थे। याद करो, मैंने लिखवाया था आपको ये कि मेरे को ध्यान में रहे, इसलिए मैंने लिखवा दिया था कि यार मुझे याद रहे कि भाई ये आपके पास ऐसा है। तो फिलअप 76 तक कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यू 196 तक कंप्लीट हो गए हैं, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैचिंग जो है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। मैंने कहा था आप करना उसको, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम आने की ही नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। एक बात मैं फिर आपको याद दिला देता हूं, जो पूरा पेपर आता है सीएमए फाउंडेशन का लॉ का, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यू आते हैं, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से आते हैं और कहीं से नहीं आते। ना वर्क बुक से आते हैं, ना एमटीपी से आते हैं मॉक टेस्ट पेपर, ना रिविजन टेस्ट पेपर से आते हैं, किसी से नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ किससे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से आएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हो, देखो 196 है तो अभी मुझे कहां पर पहुंचना है, अभी मुझे 107 पर पहुंचना है। तो करीब 30 इसके पास 31 बच गए, 31 यहां बच गए और 196 यहां पर है, तो इसको मुझे पहुंचना है 266 पर, तो करीब 70 यहां बच गए। तो 70 और 30 कितने हो गए, 100 101 हो गया। तो 50 आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं और 50 नेक्स्ट क्लास में अपने कवर करते हैं एमसीक्यू के मैचिंग के साथ। मैचिंग भी एक बार देखेंगे जरूर। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं 77 से स्टार्ट करते हैं। और भाई 77 कहां पर है, ये रहा। वेजरिंग एग्रीमेंट तक मैं आपको करा चुका हूं, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट बताना है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ डैश कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है दोस्तों, डैश कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। मैंने एक बार आपको ये बता देता हूं कि ये एमसीक्यू जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से रहेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से रहेंगे, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से रहेंगे और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर। मतलब इन चारों को मिलाकर एक साथ करा रहा हूं। अब ये हो सकता है इसके अंदर पहले की भी आ जाए, देखना भी बहुत सारे होंगे जो पहले के आएंगे, और ये हो सकता है इसके अंदर उस चैप्टर। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर रह गए हैं, मतलब ये एमसीक्यू से पहले, इससे पहले जिस एमसीक्यू कराया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से पहले कराया था। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे मिलाकर हम पढ़ने रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको सब पता है दोस्तों, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंडीशन होते हैं, और इंश्योरेंस के अंदर भी कंडीशन होती है कि पहले आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, इवेंट के हैपनिंग होने पर होता है। याद आ रहा है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो कॉर्ट फॉरवर्ड होता है जब होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट हैज बीन डिक्लेयर। ऐसा कोई भी काम जो इम्पॉसिबल है करना, ऐसा कोई भी चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, ये क्या है दोस्तों, इम्पॉसिबल है, तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। बताओ सर क्लियर है नहीं है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल होता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, कोई एग्रीमेंट आपने कहा जो इम्पॉसिबल है, उसको करना ही इम्पॉसिबल है, वो कर हो ही नहीं सकता। चांद तारे तोड़ के लाऊं, है ना, याद है वो गाना सुना था, तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। कहां से लाएगा भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल है तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। याद करो मैंने कौन सा बताया था, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बताओ उसका सेक्शन क्या हुआ करता था, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का सेक्शन क्या होता था। अगर नहीं याद है, नहीं आपको बताया गया तो आप ही समझ लो, वो एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है और उसके अंदर जो रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, इसका सेक्शन 26 है दोस्तों। क्या है सेक्शन 26। देखो सेक्शन इतना याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कम आता है जो सेक्शन आता है। बाकी अगर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का देखो, जैसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आपको सेक्शन बोला, तो सेक्शन 26 कहता है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज अ वॉइड। वॉइड होता है तो क्योंकि एक्सप्रेसली डिक्लेयर, किसी मैरिज को रोकना ये वॉइड माना जाता है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था दोस्तों हमने। कहां पढ़ा था, वॉइड। मैं दिखाता हूं आपको एक बार दोस्तों, ये रहा, देख रहे हो आप। द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। यहां पर सेक्शन लिखवाया नहीं, और सेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, इतना सेक्शन 26 है। देखो कभी कभी ही एमसीक्यू में आता है, इसके लिए ये थोड़ी ना है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन पढ़ लेंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे भाई। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है, सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 26, 27, इतने सारे सेक्शन है, कैसे पढ़ लोगे सर। हाँ, जो आपको एमसीक्यू में सेक्शन दे रखे ना, वो एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, आज के बाद याद रखना 26 है। क्या है, 26। सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पीक अबाउट। सेक्शन 28 किसका था, देखो दोस्तों, सेक्शन 26, 27, 28 जो है ना, ये आपके पास एक्सप्रेस एग्रीमेंट रिस्ट्रेन। देखो सेक्शन ये वाला काटो आप, ये वाला काट ही दो आप, मेरी बात सुनना, मैं क्यों कटवा रहा हूं जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है सिलेबस में है दोस्तों, फिर भी कटवाया क्यों, रीजन समझो।
सेक्शन हमें याद करने नहीं, और अगर सेक्शन पेपर में आ गया तो एक आएगा सेक्शन आकर। अगर मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास 60 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉर इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं तो उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें सेक्शन का बोलेगा कि इसके सेक्शन बताओ, इसका सेक्शन बताओ। अब इसके लिए पूरे सेक्शन याद करिए तो यार इंपॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है यार। इसके सेक्शन याद करने से प्रोविजन याद करें, सेक्शन याद करें। इसलिए दोस्तों कोशिश से करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी के सेक्शन याद करें और किसी की मत करें, ठीक है। तो इसको मैंने जाम से कटवा दिया, इनको भी करने की जरूरत नहीं है। एम्बिग्यूअस और अनसर्टेन एग्रीमेंट आर डिफाइंड इन, एम्बिग्यूअस और अनसर्टेन एग्रीमेंट आर डिफाइंड इन सेक्शन, दोस्तों सेक्शन 29 में डिफाइन है ये, ठीक है। और ये आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, मेनली जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अब बट मैंने वही कहा कि जो सेक्शन वाली बात कर रहा ना उसको आप छोड़ दीजिए, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप सेक्शन पूछे देखो फिर रटना पड़ेगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं रटना पड़ेगा और क्या होगा, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो कोशिश करें कि सेक्शन वाले को इग्नोर कर दे, बाकी सबको याद कर ले। इफ एन एग्रीमेंट सफर फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, तो उस केस के अंदर वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ऐसा लग रहा है कोई हमने एग्रीमेंट करा, सफर फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी, और किसी अनसर्टेनिटी सफर कर रहा है, मतलब मैंने आपको बोला कि यार मैंने बोला कि भाई क्या मेरे को कार बेचोगे अपनी, और मैं आपको पैसे दूंगा। आपने कहा हाँ कार तो बेच दूंगा, पर आपको डर लग रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, अनसर्टेनिटी है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हो, वॉइड बना दो उसको, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी मतलब सर्टेन ना हो, तो ये वॉइड नहीं हो जाएगा। मैंने कहा भाई कौन सी कार दे रहे हो, सर्टेन बताओ, सर्टेनिटी बताओ, कौन सा फ्यूल है, कौन सा ऑयल है, याद आ रहा है एग्जांपल सर्टेनिटी वाला, कि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके अंदर जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट होगा वो सर्टेन होना चाहिए। अगर आप कोई ऑयल ले रहे हो तो कोई ऑयल में बहुत सारे आते हैं, डीजल, पेट्रोल, कितना टन, कितना लीटर ऑयल ले रहे हो, ये सब बताओ, सर्टेन करो। तो अगर किसी एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है तो एक एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाएगा, सर्टेनिटी, एक द एग्रीमेंट शुड बी सर्टेन, ये वाला एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाएगा। अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस कर जाता है तो वो अवॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। क्या क्लियर है या नहीं है, सब क्लियर है। मैंने कहा इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और लीगली आर लीगली द एग्रीमेंट इज वॉइड है। और क्या भाई, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल है, जो फिजिकली हम कर ही नहीं सकते और लीगली भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। उसको शुरू से ही वॉइड है तो वॉइड अब इनिशियो भी लिख सकते हैं, वॉइड अब इनिशियो लिख दो या वॉइड लिख दो, बात एक ही है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो फिजिकली या लीगली कर ही नहीं सकते, आपको अगर चांद तारे तोड़ के लिया हो तो चांद तारे फिजिकली ला ही नहीं सकता, और लीगली क्या, तू लिया तो लीगली छोड़, तू लिया तो लीगल दे दे, तो ला ही नहीं सकता। तो लीगली का मतलब क्या है कि भाई आप गन्स की डिलीवरी कर रहे हो या वॉर गुड्स की डिलीवर कर रहे हो, लीगली डिलीवर नहीं कर सकते आप, इलीगल तो कर सकते लीगली। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वॉइड ऑफ इनिशियो माने जाएंगे, तो है ना, ठीक है। If the consideration or object of an agreement is regarding by the court to be immoral or opposed to the policy, ऐसा agreement, ऐसा कोई consideration और object पब्लिक पॉलिसी के हित में ना हो, उसके अगेंस्ट हो, पब्लिक के अगेंस्ट हो, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड अब इनिशियो कहा जाएगा या वॉइड बोल देंगे। क्लियर है या नहीं है, सिंपल है, वॉइड को बाद में बता रहा है, ऐसा आ जाता है वॉइड, मजा सा आ जाता है। 85 पे चलते हैं। 85 पे ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी बाय अ बी हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी, if A survives C, this is called contingent contract। कंडीशन लगा रहा है सर यहाँ पर, क्या आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको जरूर बताया था कि A कह रहा है कि भाई B मैं तेरे से घोड़ा तभी खरीदूंगा जब C जिंदा रहेगा, सब सी जिंदा रहेगा, जब सी जिंदा नहीं रहेगा तो मैं, सी मर जाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, सी के जिंदा रहने पर मैं खरीदूंगा, या सी के मर जाने पर मैं तेरे से घोड़ा खरीदूंगा। तो दैट इज क्या है, कंडीशन। तो जहां पर कंडीशन लगती है दैट इज कॉल्ड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। इफ द कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, कंटीजन, देखो उसका दूसरा नाम कंडीशन ही था पर कंटीजन कॉन्ट्रैक्ट मेन नाम है इसका। इफ द कंटीजन डिपेंड ऑन द मियरली विल ऑफ द प्रोमिजर इट्स वुड बी, अगर जो कंटीजेंट है, जो हैपनिंग ऑफ ए इवेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के होना, वो किसी प्रोमिजर पे डिपेंड कर रहा है, तो दोस्तों उस केस के अंदर वॉइड माना जाएगा, क्योंकि प्रोमिजर पे डिपेंड नहीं करना, दोनों पे डिपेंड होना चाहिए। प्रोमिजर पे डिपेंड, मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे बदले में इतने रुपए देना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे पे और आप पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोमिजर पे डिपेंड करता है तो वो वॉइड माना जाता है, दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए हम लटके रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इफ द कंटीजेंट मतलब कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ प्रोमिजर पे डिपेंड कर रही है, इट वुड बी वॉइड, क्या माना जाएगा वो, इट वुड बी सर आपके पास क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि प्रोमिजर पे डिपेंड करना से कंडीशन गलत माना जाएगा। अगर कंडीशन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी चीज का होना या कंटीजेंट होना सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड करता है तो वो वॉइड माना जाता है, दोनों पर्सन पे होना चाहिए तभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। फॉर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट मस्ट बी
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इवेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इवेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन, तभी तो कंडीशन है। आपको अगर पहले से पता है कि ये होगा, फिर कंडीशन किस बात की, कंडीशन किस बात का, हैपनिंग क्या हो गया, आपको पहले से पता है कि भाई सिर्फ आना ही आना है, पहले पता होगा सिर्फ आ भी सकता नहीं भी आ सकता, अनसर्टेन होगा इवेंट, तभी तो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है आपको, आपने एलआईसी का इंश्योरेंस कराया, आपको लग रहा है कि आप मर जाओगे फ्यूचर में आगे जाकर, या नहीं मरोगे, तो फ्यूचर जब अनसर्टेन है, जब चीजें जब अनसर्टेन होती है तब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट होगा ना, किस चीज का होना और किस चीज का ना होना, वो अनसर्टेन पहले से पता नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको कंटीजेंट वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि फ्यूचर अनसर्टेन होना चाहिए, जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, उसके होना या ना होना डिपेंड करता हो, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट। तो उसको कहता है अगर कंटीजेंट है तो उसका इवेंट जो होना चाहिए वो मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए दोस्तों। कहता है इफ ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर लॉस्ट ऑफ गुड्स इज लेड डाउन इन सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। याद है मैंने आपको एक सेक्शन कराया था, इसके अंदर बताया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वैसे सेक्शन 71 है, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना, देखो कभी कभार एक दो पूछ लेगा तो उसके लिए हम पूरा सेक्शन याद नहीं करेंगे, मैं बार बार ये नहीं कहूंगा, सिंपल है, तो सेक्शन वाली चीज आप छोड़ दो। अच्छा सेक्शन 68 टू 72 किससे डील करता है, सेक्शन 68 टू 72 याद रखो, ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। किससे कॉन्ट्रैक्ट डील करता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट 68 टू 72 हुआ था, और इसी के अंदर हमने फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स सीखा था। मैं आपको खोल के दिखाता हूं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इससे ऊपर था, ये निकलेगा, एक बार मैं दिखा दूं एक चीज, एक चीज मैं दिखा दूं, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर मत कहना नहीं पढ़ाया था, देख लो। और दोस्तों मैंने ये सेक्शन मैंने चेंज करवाया था, याद होगा तो आपको, मैंने कहा था 72 है क्योंकि यहाँ पर 72 लिखा था, मैंने कहा 72 है ये, और देखो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71 अभी पढ़ा है, देखो ये रहा 71, द लॉ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स सेक्शन 71 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और 68 से 72 किसमें है, 68 टू 72 है ना लास्ट, देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर चल रहा है और लास्ट 72 है, और स्टार्टिंग 68 से स्टार्ट करा था, ये देखो ये रहा 68 से लेकर 72 तक टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, हो जाएगा ये। अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स इफ द कॉस्ट फाइंड द ट्रू ऑनर एक्सीड द डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। यस, एक्सीड दोस्तों 2/3 आएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना। मान लो एक फोन भाई कितने रुपए का है, मान लेते हैं एक फोन 13,000 रुपए का है, कितने का है, 13,000 रुपए का, नहीं 13 का नहीं 12,000 का एक फोन है। मान लो एक फोन 12,000 का जो मेरा चोरी हो गया और वो फोन आपको मिल गया, ठीक, ध्यान सुनना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक फोन 12,000 रुपए का है और वो चोरी हो गया दोस्तों, वो आपको मिल गया, ठीक है, ध्यान सुनना। आपको मिला फोन, और जब आपको फोन मिला तो आपने मुझे ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे ढूंढो और मेरे को फोन वापसी करो। अब 12,000 का फोन था, मैंने कहा 12,000 का 2/3 कितना होता है, मैंने कहा 12,000 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000। आपको फोन ढूंढते ढूंढते 8,000 रुपए खर्च हो गए। आपको फोन को ढूंढा, फोन ढूंढने पे आपने जब मुझे ढूंढते रहा तो मुझे ढूंढने के लिए आपके 8,000 रुपए खर्च हो गए, 8,000 खर्च हो गए, ठीक है। अगर 8,000 से ज्यादा खर्च हुए, अगर 8,000 से ज्यादा खर्च हुए, मतलब जो भी गुड्स की वैल्यू है उसके 2/3 के एक्सीड कर जाता है खर्चा ढूंढने में, तो उसको, उस पर्सन के पास आपके पास अधिकार आ जाएगा कि आप उसको बेचकर अपने खर्चे को रियलाइज कर लो। फिर फायदा क्या है देने का, समझे आप, समझे। 2/3 क्यों लिखा है, 100% क्यों लिखा, 2/3 इसलिए लिखा है क्योंकि जब फोन गिर जाएगा, जब पुराना हो जाएगा दोस्तों, तो उस केस के अंदर जब पुराना फोन हो जाएगा वो उसी बराबर की वैल्यू के नहीं बिकेगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा उस पर, इसलिए 2/3 बोला, मतलब कम से कम 75% वैल्यू। 2/3 का मतलब कितना होगा, 75, 66% वैल्यू आपके पास कम से कम हो तो इतना आपके पास चलता है कि इतना माना। तो अगर मान लेते हैं जिस पर्सन के पास वो फोन मिला, मेरा फोन चोरी हो गया, गिर गया और आपको मिल गया, आपने मुझे ढूंढने में, असली ओनर को ढूंढते ढूंढते जितने का फोन था उसकी 2/3 के वैल्यू के बराबर, या उस वैल्यू के बराबर नहीं, वैल्यू से एक्सीड आपने खर्चा कर दिया मुझे ढूंढने पे, तो फिर आपके पास अधिकार आ जाएगा, आप इस फोन को मत ढूंढो, मुझे इसको बेचो और अपने जेब में डालो पैसा, क्योंकि आपका खर्चा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और ये हमारे को बहुत ज्यादा पढ़ना था, स्टडी मैट में नहीं था, इस एमसीक्यू में देगा, फिल्म में था, इसलिए फिल्म में ही पढ़ाया जा रहा है आपको ना। मैंने जब लॉस्ट ऑफ फाइंडर को वहां नहीं पढ़ा था क्योंकि स्टडी मैट में भी नहीं था ये, यहां पर फिल्म में इसको बताया गया कि अगर जो फाइंडर गुड्स है, सेल द गुड्स इफ वो गुड्स तभी बेच पाएगा अगर उसकी कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग, मुझे ढूंढने में, ट्रू ओनर को ढूंढने में, अगर उसकी कॉस्ट 2/3 से वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स उसको
जो उस गुड्स को मिले, मतलब फोन गिर गया तो मेरा फोन उसको मिला, मतलब आपको मेरा फोन मिला। अब जब आपको मेरा फोन मिला तो आपको फोन की वैल्यू आपको देखा 12,000 है। अब 12,000 का 2/3 होता है 8,000। अगर 8,000 से ज्यादा पैसे फूक जाते हैं, आपके 8,000 से ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, खर्च हो जाते हैं मुझे ढूंढने में, तो आपके पास अधिकार है कि आप वो फोन बेचकर अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लो। ये याद रखनी बात, 2/3 इज द वैल्यू। ठीक है, याद रहेगी 2/3 कि अगर कोई फाइंडर है गुड्स का, अगर वो ट्रू ऑनर को ढूंढते ढूंढते जितनी की वैल्यू का गुड्स है उसका 2/3 के बराबर एक्सीड खर्चा कर देता है ढूंढने में ऑनर को, ट्रू ऑनर को, तो उस केस के बाद अधिकार आ जाएगा कि वो ढूंढे ना, फोन को बेचे और अपना पैसा ले जाओ, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। और आपने किसी ऐसे पर्सन को बेचा जो उसके रिश्तेदार था, आपने ऐसे पर्सन को जो मेरा रिश्तेदार था, मुझे पता चला अरे ये फोन कहां से मिला तेरे को, मैंने कहा ये भाई एक बंदे ने दिया था मुझे, उसका नंबर पड़ा है, मैं आपके पास पहुंचा, भाई आपने चोरी करा मेरा फोन, ऐसे नहीं कह सकता। फिर आपका अधिकार आपके पास क्या है कि आप 2/3 का, आपने बताओगे सर 2/3 का आपको ढूंढा था मैंने, 2/3 से ज्यादा खर्चा हो चुका है, अब मैंने कहा बेचा, मैंने अपने पैसे रख लिया, मेरा तो खर्चा हुआ है, मेरा अपनी ईमानदारी से काम करा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी करी है। द फेस इज क्वांटम मेरिट, लिटरली मीन क्वांटम मेरिट का मतलब एज मच एज अर्न, एज मच एज अर्न। क्या मतलब होता है? एज मच एज अर्न। इसका मतलब क्या है? जितना मैं काम कर चुका हूं उतने के तो पैसे दे दो मुझे। याद आ रहा है? याद आ रहा है दोस्तों? क्वांटम मेरिट्स याद आ रहा है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में बताया था, किसमें बताया था? मैं खुद ही यहां से निकल गया, सॉरी बीच में बताया था मैंने, डिस्चार्ज में नहीं ब्रीच में बताया था। तो अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो जिस बंदे ने जितना काम किया उस बंदे को उतना पैसा मिल जाना चाहिए। तो अगर मैंने कहा मैंने आपके को कंस्ट्रक्शन का बिजनेस दिया, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मैंने आपसे कहा कि भाई काम, आपने आधा मंजिल काम कर, 1 मंजिल काम कर दिया, याद रहा है एग्जांपल दिया, 1 मंजिल काम करा, 4 मंजिल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 1 मंजिल काम करा और मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसी कारणवश, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो उस बंदे ने, आपने जितना मेरा 1 मंजिल का काम करा उतने पैसे मैं दूंगा, एज मच एज ही अर्न, जितना उसने कमाया उसको मिला जाए, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग बेनिफिट अंडर मिस्टेक हैज बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन। कहता है अगर आपकी कोई गलती की वजह से, और उस गलती की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी अनर, क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ, आपने कोई गलती कर दी, कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती करी और उस कॉन्ट्रैक्ट में गलती की वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, तो उस बेनिफिट से आपकी क्या लायबिलिटी आ जाती है? ये सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन में आपको बताया गया था? दोस्तों ये सेक्शन 722 में बताया था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लास्ट वाला पॉइंट था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। जब अंडर कोरिशियन या अंडर मिस्टेक से आपको कोई बेनिफिट अराइज हो जाता है और उस बेनिफिट से आपको लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, तो वो चीज लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट वाला पॉइंट में लिखा था, अगर आपने कोई लॉ द्वारा मिस्टेक कर दी, मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर, और मिस्टेक से कर दी या कोरिशन से कर दी, तो मिस्टेक वाला कंसेप्ट आया यहां पर सेक्शन 72 ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर आपको डिफाइन करा गया था ये। द कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाई बाय लॉ, अगर लॉ द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाएगा तो लॉ कम फॉरवर्ड, और लॉ कॉन्ट्रैक्ट को इंपोज कर देता है। बताओ किसमें सिखाया था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिखाया था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एग्रीमेंट, पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लॉ द्वारा इंप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, दोस्तों इसको काटो, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये हमारे साथ जुडिशियल बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लेन इन द थ्रू द थ्योरी ऑफ, भाई ये एक थ्योरी बताई गई थी, अनजस्ट इनरिचमेंट। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें ये थ्योरी बताई गई थी कि बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जुडिशियल बेसिस पे होता है। मतलब ये आपको भी समझ नहीं आएगा दोस्तों, ये आपको भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना, जैसे कहां पर पढ़ोगे आप? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे कैसे? इंटरमीडिएट पे लेवल पर, तो वहां पर आपको, वहां पर भी नहीं है जब मेनली, जब एलएलबी जो करते हैं ना दोस्त, एलएलबी जो करते हैं ना वहां पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एलएलबी जब करा था मैंने एलएलबी के अंदर आपको वहां पढ़ा था ये सब चीजें, तो ये आपके पास सिलेबस की नहीं है, फालतू की चीज डाल रखी है। मैं जुडिशियल बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द थ्योरी ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट की थ्योरी पे बताया गया था ये चीज। अरे छोड़ो ना, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज मैं आपको कटवा रहा हूं वो काट दीजिए, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस के अंदर नहीं है हमारे कहीं पे। पूरे लाइन खींच लेना आप, एक स्टडी मैट लेना, एक लाइन चेक कर लेना, ये मिल जाए तो बता देना मुझे, मिलेगा ही नहीं आपको। एक लाइन पढ़ी है भाई, और वो एक लाइन आपकी स्टडी मैट की, एक लाइन पढ़कर 10-10 बार 20 बार पढ़कर आपको पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता फालतू की चीजें। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कौन? इंप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? पार्टी द्वारा बनता है। क्या बोलकर या कंडक्ट करके? सर कंडक्ट करके। तो इंप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मेड कैसे होता है? कंडक्ट बाय द पार्टी, पार्टी के कंडक्ट करने से, पार्टी के इशारा या पार्टी के कुछ इशारा करने से तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है एक्सप्रेस का मतलब क्या है? बोलकर या लिखकर। इंप्लाइड का मतलब क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पार्टी द्वारा किया गया कोई भी काम, एक्ट मतलब कोई काम करना, कंडक्ट बोल सकते हैं उसको, किसी काम को करना। पार्टी ने, भाई आप जा रहे थे रास्ते पे, आपने गाड़ी को हाथ दिया ऐसे करके, कुछ नहीं बोला, आपने ऐसे हाथ दिया,
गाड़ी रुक गई, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सम पर्सन हैव ड्यूली सिमिलर टू दैट ऑफ अ बेली अंडर द सेक्शन। अरे यार ये बेली वाला सेक्शन यहाँ का गया, एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है दोस्तों ये। फिर भी मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं दोस्त। कहता है आपने सम पर्सन हैव ए ड्यूटी सिमिलर टू दैट ऑफ बेली। बेली कौन होता है? बेली मतलब एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ोगे। बेली का मतलब बताता हूं, वो पर्सन जिसका हम चीज यूज कर रहे हैं। अब बताइए यहां पर इस सेक्शन को कहां पर डिफाइन करा गया? इस बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 71 लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स। क्या मतलब होता है? ध्यान सुनना। मेरे कोई आपके पास फोन गिर गया और फोन गिर के आपके मिल गया, तो आपकी ड्यूटी क्या है कि वो फोन मुझे वापसी करो। तो मैं बन गया बेली, आप बन गए बेलर, कि आपने मेरा फोन आपके पास है, अब आप मुझे फोन वापसी करोगे। दैट इज कॉल्ड बेली, और बेली रिलेशनशिप बनता है। तो दैट इज द बेली, जो आपकी ड्यूटी, सम पर्सन की ड्यूटी रहेगी कि वो बेली को उस चीज का वापसी करे जो आपके पास क्या है, जो चीज इसको मिला। तो सेक्शन 71 से डील कर दिया इसको, जबकि नहीं दोस्तों 71 से डील नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। देखो करने को तो इन्होंने कर दिया भाई, इन्होंने कहा भाई हम इन चीज को भी 71 में डील कर रहे हैं, लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स। ये कह रहा है उधर कहीं ना कहीं ड्यूटी की बात हो रही थी, इधर भी ड्यूटी की बात हो रही थी। कह रहा है यहां पर बेली की ड्यूटी है कि वो, अब बेलर और बेली वाला कंसेप्ट जो है वो कहां पर है दोस्तों? वो एडवांस लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। जब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा एडवांस लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, वहां पर आप पढ़ोगे। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आई ऐसे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अरे यार ये कौन सा नाम आ गया आपके पास? पता क्या नाम है? लैटिन वर्ड है ये, ओब्रीमा फिडस। ओब्रीमा फिडस नाम है इसका, फिडी, ओब्रीमा फिडी। इसका मतलब जो है लैटिन वर्ड का मतलब है गुड फेथ, एट मोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब आप जो भी काम करोगे सही तरीके से काम करोगे, सही तरीके से मतलब आप जो भी काम करो गुड फेथ में काम करोगे, सही तरीके से, कहीं पर कुछ चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। एट मोस्ट गुड फेथ, इसको लैटिन बोलते हैं ओब्रीमा फेडेस। लैटिन वर्ड देख रहे हो कैसा है? ओब्रीमा फेडेस, फेडी भी कह सकते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, याद रहेगी लाइन, ओब्रीमा फेडी। अगर आपका नाम आएगा तो क्या कहोगे? एट मोस्ट गुड फेथ, पूरा लिखना, एट मोस्ट गुड फेथ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू परफॉर्म आर स्पेल आउट इन द सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कह रहा है भाई? कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड आर स्पेल आउट इन सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती, आर स्पेल आउट, जहां पर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती, दैट ये कौन से सेक्शन के अंदर लिखा गया है दोस्तों? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर परफॉर्मेंस करने का वो नहीं होता, ये सेक्शन नंबर 62 से 67 में बताया गया है। 62 से 67 मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट होता है? 68 से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? परफॉर्मेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था, आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो एक बार चेक करता हूं मैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी पढ़ा था, और वहां पर लास्ट सेक्शन था 19, 20, 21, 21। मतलब ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 62 से 67, यहां पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है तो वहां स्पेल आउट कर लेते हैं, बोल के ही हो जाता है। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट 62, 67 है ही नहीं सिलेबस के अंदर। बहुत से ऐसे आपको दिखेंगे इसके अंदर, बहुत सी चीजें आपको ऐसे दिखेंगी जो सिलेबस के अंदर है नहीं, एमसीक्यू डाल रखे इसके अंदर, फिलअप डाल रखे हैं। बच्चे परेशान होते हैं, सर ये तो है नहीं, हमने पढ़ाई नहीं। अजय पढ़ाई नहीं तो सिलेबस में है ही नहीं, तो अब परेशान होने की क्या बात है इसके अंदर? जब सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ाई नहीं तो क्यों कर रहे हो उसको? समझ में आ रहा है? एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉन एज, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं इसको? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अब दो टाइप के कौन था ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्मेंस को बोलते हैं, या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, भूलो मत। आ रहा है समझ में? ठीक, अरे शतक मार लिया भाई। When a contract ceases to be bind the party to it said to be, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी को बाइंड कर दे, पार्टी को बाइंड कर दे, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बाइंड द पार्टी टू इट, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी बंधी हुई थी अब वो सीज हो गई, मतलब स्टॉप हो गई, वो ऑब्लिगेशन वहां खत्म हो गई दोस्तों। जब दो पार्टी के बीच में वो जो बाउंड थी पार्टी के एक काम को करने के लिए, दो पार्टी जब एक काम को करने के लिए बाउंड थी, वहां पर वो क्या करता है? सीजेस हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाती है, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है। दैट मीन इज डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं उसको भाई? डिस्चार्ज कहा जाता है। जब दो पार्टी आपस में बाउंड होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसका सीज स्टॉप हो जाता है, सीजे मतलब होता है स्टॉप, तो उस पार्टी जो इज सेड टू बी डिस्चार्ज, उसको क्या कहेंगे? डिस्चार्ज। देखो लैंग्वेज मार देगी आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब दो पार्टी आपस में बाइंड थे किस चीज के लिए? किसी काम को करने के लिए, और वो पार्टी आपस में बाइंड थे, वो स्टॉप हो गया, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो दैट मींस इज डिस्चार्ज। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? डिस्चार्ज कहेंगे। ठीक, लो भाई अगला ना, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोस मैड एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। भाई ए और बी शादी करना चाहते थे, शादी करने से पहले ए जो हो गया पागल हो गया, क्या अब शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोस्तों।
दोस्तों याला हमारे पास कंसेप्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, हमारे चैप्टर के अंदर है नहीं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपने नाम नहीं सुना होगा। आप बुक खोल कर देख लो, मैं आपको हकीकत, आपको विश्वास नहीं हो रहा अगर मुझ पे, तो आप बुक खोल कर देख लो, कहीं पर अगर वर्ड लिखा जाए ना डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे बता देना सर यहाँ पर डॉक्ट्राइन आपने पढ़ाया नहीं है। सर नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, और जो चीज सिलेबस के अंदर है नहीं वो पेपर में आएगी ही नहीं, डरना नहीं है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसका आंसर रहता है, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट अ लेसर सम मतलब कम पैसा निकल ले, दैट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर टू इन डिस्चार्ज फॉर होल डेप्ट, मतलब जितना उसका बन रही थी लायबिलिटी उससे कम पैसा एक्सेप्ट कर ले। याद है ऐसा मैंने कुछ बताया था, रेमिशन याद करो, डिस्चार्ज वाली कॉन्ट्रैक्ट की, डिस्चार्ज वाली क्लास, रेमिशन, नोवेशन, अल्टरेशन क्या बताता है। रेमिशन मतलब क्या है, जितनी लायबिलिटी बन रही थी करने की उससे कम एक्सेप्ट कर ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना कर लिया यार, बहुत है तेरे लिए, इतना कर लिया, तो दैट इज द कॉल ऑफ रेमिशन, उसको क्या बोलते हैं। और उसका होल डेप्ट खत्म कर दिया, मान लो उसको पेमेंट करनी थी 50,000, मैंने कहा चल 40,000 दे दे, और बाकी चल कोई बात नहीं मत कर, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। होल डेप्ट की जगह कम लेसर एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली, लेसर परफॉर्मेंस रिसीव कर ली, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। क्या बोलते हैं उसको दोस्त, रेमिशन कहा जाता है। अब मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अ डैश ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहे हो दोस्त, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, रिवोकेशन मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, मॉडिफाई मतलब चेंज करना। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो कैंसिल करते हो या उसमें चेंज में करते हो, रिक्वायर अ डैश ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ जाए या आपके पास मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो पार्टी का क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। पार्टी का क्या होना चाहिए, कंसेंट, मतलब कंसेशनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए पार्टी का दोस्त, कंसेशनेस होना चाहिए। अगर आप दो पार्टी आपस में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहती है एग्रीमेंट में, मान लो मैंने कहा भाई मैं अपनी कार 1 लाख में नहीं बेचूंगा, 1 लाख में बेच रहा था पर मैंने डिसाइड चेंज कर लिया, मैंने कहा 1,20 में बेचूंगा, पार्टी एग्री है, अगर अगली पार्टी एग्री है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होकर नया बन सकता है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया बनाना चाहते हो मतलब रिवोकेशन, कैंसिल करके नया बनाना चाहते हो या मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उस पार्टी दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, कंसेशनेस होना चाहिए, सेम थिंग सेम सेंस मिलना चाहिए उन दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है। नहीं है कंसेशनेस आएगा इसका आंसर यहाँ पर। एसेंस ऑफ डैश लाई इन अ डिसिमिलरिटी द टर्म बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो पार्टी के बीच में डिसिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी का मतलब दो पार्टी के बीच में बन नहीं रही बात। अब दो पार्टी अपना टर्म्स को चेंज करना चाहती है, बट इन इंटेंशन द पार्टी इज सबसीड द ओल्ड बाय न्यू, और पार्टी का भी चेंजमेंट होगा दोस्तों। पार्टी क्या होगी, पार्टी भी आपके पास क्या रहेगी दोस्त, पार्टी भी चेंज रहेगी। मतलब क्या रहा है, पार्टी टू सबसीड द ओल्ड बाय न्यू, दो पुरानी पार्टी इसको चेंज करके नया। जब बात बताओ, जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर टर्म्स ऑफ चेंज हो जाती है और साथ में पार्टी भी चेंज हो, दैट इज कॉल्ड नोवेशन। और सिर्फ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो, सिर्फ टर्म चेंज हुई तो क्या बोलेंगे, अल्टरेशन। याद आ रहा है, नोवेशन के अंदर क्या होता है, पार्टी भी चेंज हो जाती है पर अल्टरेशन के अंदर पार्टी नहीं, सिर्फ टर्म्स एंड एग्रीमेंट चेंज होता है। तो ये वाला है एसेंस ऑफ नोवेशन। जब नोवेशन होता है तो पार्टीज के बीच में पार्टी भी चेंज हो जाती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाता है। बट जब चेंज इन नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन बदले, मतलब कर्तव्य ड्यूटी बदले, भाई मेरा काम था ये करना, आपका हमने काम दोनों का अपना ऑब्लिगेशन चेंज कर लिया, मतलब अल्टरेशन कर लिया। क्या कर लिया दोस्त, अल्टरेशन। ध्यान समझ लो, अल्टरेशन। और लास्ट वाला पॉइंट हमारे सिलेबस के अंदर है सेक्शन 71, सेक्शन 73 आपको बताता है डिस्चार्ज लॉ रिलेटेड टू डैमेजेस से रिलेटेड लॉ हमारे पेपर के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। सेक्शन 73 है ही नहीं हमारा। सेक्शन 72 लास्ट था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 73 नहीं हुआ, फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 32 चालू हुआ था, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे सेक्शन है जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, उसके फिलअप भी यहाँ पर दे रखे हैं भाई, तो इसलिए आप ध्यान से करते रहना, जो मैं करा रहा हूं उस पर भरोसा रखिए। और लास्ट के तो समझ में आया कि अगर पार्टी का चेंज हुआ तो नोवेशन, अगर सिर्फ ऑब्लिगेशन चेंज हुई मतलब ऑब्लिगेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई तो अल्टरेशन कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है, यहां तक बात समझ में आएगी, सीरियस, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा एमसीक्यू मैचिंग पे कर लेते हैं, और मैचिंग करने के बाद हम अगली क्लास के अंदर 70 वो करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। मैं अभी एमसीक्यू नहीं कर रहा इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आपको मैचिंग करा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर 70 एमसीक्यू मैचिंग कर लेंगे। वैसे मैचिंग 70 बचेंगे, 266 मैचिंग है। अरे आंसर में कहां पहुंच गया यार, अब देखो यहां पर याद रखना, देखो अभी मैंने बताया था डैमेजेस का सेक्शन 73 होता है, डैमेजेस का सेक्शन 73 होता है, सिलेबस में नहीं है फिर भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। जो मैं कटवा रहा हूं उसको काट देना सबसे पहले तो,
डैमेजेस वाला सेक्शन हटा दो, अभी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लॉ ऑफ डैमेजेस नहीं है, डैमेजेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एरर इन कॉजा, एरर इन कॉजा बता दो कहां पर आएगा। एरर इन कॉजा, एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट, जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होता एरर इन कॉजा माना जाता है, और जहां पर एरर इन कंसेशन माना जाता है जहां पर फ्री कंसेंट होता है। एब्सेंट इन कंसेंट, सॉरी एब्सेंट इन कंसेंट, फ्री तो नहीं कंसेंट, जहां पर फ्री ही कंसेंट नहीं है तो एरर इन कॉजा, जहां पर फ्री तो है पर कंसेंट नहीं ली गई, अरे फ्री तो था पर कंसेंट ही नहीं, पूछा ही नहीं गया, तो एरर इन कंसेशनस होता है, जहां पूछा ही नहीं जाता, और जहां पर पूछा भी नहीं जाता, पूछा जाता भी नहीं है, कंसेंट ली नहीं जाती और फ्री भी नहीं होती, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस कोरिलेशन जब होता है तो एरर इन कॉजा कहा जाता है। और जहां पर कंसेंट तो फ्री है पर कंसेंट ली ही नहीं गई, फ्री होती पर लेते तब ना, तो दैट इज द, ये तो मतलब मैंने बताया था एरर इन कंसेस, एरर इन कॉजा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बता दो कहां पर है, सेक्शन 68 to 72, ऐसा नहीं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन जरूर पूछ सकता है आपसे। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है दोस्तों, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट कहां होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, वेजरिंग एग्रीमेंट अलग से क्लास लगाई थी इसके लिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 से 36 में डिफाइन करा गया, आप चेक कर लो 32 से चला है सेक्शन, देखो ना 72 पे हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद सीधा सेक्शन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा जो कि 32 से चालू है। अब देखो सेक्शन 73 है ही नहीं भाई हमारे सिलेबस के अंदर, आप चेक कर लेना कहीं नहीं मिलेगा आपको सेक्शन 73, खत्म हो गए, और जो नहीं हुए वो मतलब वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। सर आप तो ऐसे कह दोगे मतलब जो नहीं होगा सिलेबस, मैंने कहा भाई चेक कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा चेक कर लो, जाकर देख लो, अगर मिलता है तो मुझे बता देना, मैं भी पढ़ा दूंगा, मैंने तो देखा पर मुझे मिला नहीं आज तक, ठीक है। आ जाओ सर, याद करो मैंने माइनर के लिए आपको क्या बताया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गौसे, एक पूरी क्लास लगा दी थी इस केस लो को समझाने में। माइनर का जब भी केस लो होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस लो जरूर डिफाइन करा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर माइनर का आ जाए ना पेपर, व्हाट इज माइनर और माइनर के रिलेटेड प्रोविजन लिखो, रूल रिगार्डिंग माइनर, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस वहां पर लिख कर आना, पूरा केस नहीं सिर्फ नाम लिख कर आना सिर्फ, ठीक है। केस लो को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखते हैं कि भाई ये नाम है, बस ये केस लो था, इसके अंदर पूरे नंबर मिलते हैं आपको। आ जाओ, प्रोमिजर और प्रोमिजी कहां पर डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2C में या 2J में, 2C में 2J में। पहला ऑफर देते हैं, फिर प्रॉमिस एक्सेप्ट होता है, फिर बन जाता है सर बताओ क्या, प्रॉमिस। पहला ऑफर होगा फिर प्रॉमिस एक्सेप्ट करा जाएगा, और जब ऑफर प्रॉमिस तो फिर बन जाएगा प्रोमिजर और प्रोमिसी। तो प्रोमिजर और प्रोमिसी की डेफिनेशन सेक्शन 2C के अंदर बताई गई है, चेक कर लो आप जाकर देख लो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बता दो क्या होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये तो है कोई मिस्टेक, कहां पर है क्वासी, नीचे भी दे रखा है क्या। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ये तो रहा, ऑब्लिगेशन इंपोज बाय लॉ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ऑब्लिगेशन इंपोज बाय लॉ द्वारा लगाया जाता है। रेमिशन क्या होता है, रेमिशन, रेमिशन जब हम लेसर रिसीव कर लेते हैं, लायबिलिटी तो ज्यादा होती है पर हम लेसर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ड्रोमिशन कहते हैं उसको। द एग्रीमेंट रिसीव लेस देन व्हाट ही इज ड्यू, जो ड्यू था मान लो 50,000 देने थे, उन्होंने कहा 40 दे दूं, मैंने कहा ठीक है चल दे दो कोई दिक्कत नहीं, रेमिशन बोलते हैं उसको। इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। इग्नोरेंस जुरिस नॉट एक्सॉर्ट, ठीक है याद करो ये मैंने बताया था इग्नोरेंसिया, जब मैं हंस भी रहा था इसके अंदर आप भी हंस रहे थे मनी मन। तो इग्नोरेंसिया इसका मतलब क्या है, इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सिट का मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो अ एक्सक्यूज। याद करो मिस्टेक चैप्टर खोल लो जाकर वहां देखिए, मैंने इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सिट बताया था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं माना जाता। दिखा देते हैं, मिस्टेक का तो चार्ट बनाया था मैंने, ये रहा दोस्तों, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये मैंने यहां पर लिया था एरो, लैटिन वर्ड्स को बोलते हैं इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सक्यूट, इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सक्यूट। याद आ रहा है ये चार्ट, मिस्टेक से रिलेटेड चार्ट बनाए थे मैंने, सेक्शन 20, 21 और 22, याद आ रहा है भाई। इग्नोरेंसिया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज। मेंटल कोरिशन, मेंटल मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिमागी, अगर किसी को प्रेशर नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, थ्रेटन टू कमिट नहीं कर रहे, तो मतलब दिमागी कर रहे हैं, मतलब दिमाग से खेल रहे हैं। मेंटल। न्यूलैटिक मतलब क्या होता है, न्यूलैटिक पागल, तो टेम्परेरी इनकैपेसिटी, इनकैपेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, याद रखो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में बताया था, बाल्फर और बाल्फर हस्बैंड वाइफ थे तो लीगल डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना था, लीगल रिलेशनशिप नहीं था। तो लीगल रिलेशनशिप के अंदर कौन सा आएगा? बाल्फर वर्सेस बाल्फर आएगा। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, कहां पर दे रखा है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट। मैंने कहा था माइनर के लिए बताया ही नहीं गया, इंडियन मेजोरिटी एक्ट जाके पढ़ो, माइनर का चैप्टर वहां पर लिखा है मैंने, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में बताया गया, डिफाइन करा है माइनर का मतलब, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो शुरू से तो वॉइड रहता है, बाद में जाकर वैलिड, शुरू से वैलिड रहता है, बाद में जाकर वॉइड बन जाता है। कहीं पर है सेक्शन 2J दे रखा है इसमें आपके पास 10वां 2J, एक ही बचा सर सेक्शन 2J। मैंने आपको कहा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। 2J वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप जब अपनी बुक खोलोगे ना सबसे पहला देखोगे तो वहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता रखी है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन J के अंदर लिखी गई है। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ठीक है। एक दो के लिए सारे सेक्शन याद करना इस बेवकूफी होती है वो। अब दोस्तों ये सब चीज आप करोगे, जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा वो आपको हटा देना है, ये आपके पास होमवर्क में रहेगा, ठीक है भाई। देखो थर्ड वाला तो मैं यहां तक तो मैं करा चुका, यहां तक करा चुका, ये कराना करा देते चलो जल्दी से, फिर सारे खत्म हो जाएंगे। मैंने एमसीक्यू भी मैंने मैचिंग यहां तक थर्ड तक करा दी थी दोस्तों आपको, फिर फोर्थ फिफ्थ नहीं कराई थी, फिफ्थ मैंने भी करा दी, फोर्थ बच गई। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब ढूंढो 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 मेरे भाई ढूंढो। देखो एज मच एज ही अर्न क्वांटम मेरिट्स, याद आ रहा है? एज मच एज ही अर्न क्वांटम मेरिट्स, ये कर लो पहले, जो मिल रहा है वो कर लो पहले। फाइंडर ऑफ लॉस गुड का सेक्शन 71 है, देखो ये रहा, फाइंडर ऑफ लॉस गुड का सेक्शन 71 मिल गया। आगे देखते रहो। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? मीन टेकिंग बैक, वापसी ले लेना, याद है? रिवोकेशन का रिवोकेशन ऑफ ऑफर परफॉर्मेंस कराया था कि वापसी लेटर भेजा, वापसी ले लिया, कैंसिलेशन करने का। मोड ऑफ रिवोकेशन कैसे हो सकता है? लेटर के थ्रू, हाँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर आपके पास और आगे रुक जाओ, मोड ऑफ करते हैं अभी। सिंपल सिंपल है दोस्तों। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन क्या होगा दोस्तों? नोवेशन का मतलब होता है पार्टी में चेंज मारना और पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, दैट इज कॉल्ड नोवेशन। देखो ये इसका सब्स्टिट्यूटिंग नहीं था, ये था नोवेशन का। सब्स्टिट्यूटिंग और न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुराने की जगह नया सब्स्टिट्यूट करना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया बनाना, बस के अंदर पार्टी का चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, और टर्म्स भी चेंज हो जा सकती है। इसके बाद आपके पास अच्छा रिवोकेशन का सेक्शन है यार, ये था सेक्शन 6, रिवोकेशन का सेक्शन 6 बताया था, याद जाके देखो सेक्शन 6 बता रहा था रिवोकेशन कैसे रिवोकेशन कर सकता है। मोड ऑफ रिवोकेशन, लेटर भेजकर कब कब किस टाइम पे रिवोकेशन मान लिया जाएगा। ड्रंक का मतलब दारू पिया हुआ इंसान, अनसाउंड माइंड पर्सन होता है दारू पिया हुआ इंसान, ठीक है। इसके बाद आपके पास फोर्थ क्या है? कोरिशन का मतलब थ्रेटिंग और थ्रेटिंग टू फोर्स, ये रहा, ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ दोस्त? सिंपल देते रखा है, कंसीडरेशन मींस क्वाइट प्रो क्यू, याद करो लैटिन वर्ड सिखाया था। कंसीडरेशन का मतलब क्वाइट प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्वाइट प्रो का मतलब क्या होता है? क्वाइट प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। और लास्ट में गुड डिस्प्ले इज द ऑफर ऑफ प्राइस टैग, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। और लास्ट में एक ही बचा है, स्टैंडिंग ऑफर को ओपनिंग ऑफर कहता है, ये है नहीं हमारे सिलेबस में, बचा तो लगा दिया, क्लियर है नहीं है। तो दोस्तों मैंने एमसीक्यू भी आपको मैचिंग भी सारे करा दिए, 3 तक तो मैं आपको पहले ही करा चुका, देखो ये एग्रीमेंट वाले के नॉर्मल है तो ये आपको पहले ही करा चुका, चौथा 5 छठा मैंने अभी करा दिया। अब मेरी बात बिल्कुल आंसर समझना कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू ट्रूफल जो मैंने अभी बताए हैं लास्ट में जो निकल के आए वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं करने की जरूरत। दोस्त आप मेरी बात को समझिए, भरोसा रखिए टीचर पे भाई, आप अच्छे नंबर लाओगे यार, अच्छे नंबर लाओगे। 99 का स्कोर था पिछली बार भी, 99 नंबर आए थे लॉ के अंदर। एक स्टूडेंट थी महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट थी दोस्त, उसके 99 नंबर आए थे दोस्त। तो कृपया करके समझिए दोस्त, समझिए, तो कोशिश करिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही करिए, भरोसा रखिए। नहीं है भरोसा तो जाके बुक में चेक कर लीजिए, मुझे भी बता देना, ठीक है दोस्तों। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में 70 एमसीक्यू रह गए हैं वो करने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर दूंगा मैं 1 से लेकर एंड तक, सारे क्वेश्चन कुछ नहीं छुड़वाया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत अच्छे से क्लास करेंगे, थैंक यू।